हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लैश ऑफ द टाइटंस। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि इंसानों और देवताओं से भी पहले तब इस धरती पर महादेवों यानी शक्तिशाली टाइटंस का राज था। पर उनके बेटे ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस ने उनकी हुकूमत खत्म कर दी। ज़्यूस ने अपने भाई हेडिस से एक ऐसा भयानक दरिंदा बनवाया जो टाइटंस को हरा सके। तब हेडिस ने अपने मांस से एक खतरनाक क्रैकन की रचना की। ज़्यूस स्वर्ग के राजा बने, पोसाइडन बने समंदर के राजा और हेडिस के हाथ आई अंडरवर्ल्ड यानी काली दुनिया की हुकूमत। वही मनुष्य की रचना ज़्यूस ने की और उन्हीं इंसानों की प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया। पर गुजरते वक्त के साथ इंसान भी बदल गया। वो देवताओं को चुनौती देने लगा और इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी। उसी दौर में जन्म हुआ एक बच्चे का, एक लड़का जो सब कुछ बदलने वाला था। अगले सीन में हम एक ताबूत को समंदर में देखते हैं जिसे एक मछुआरा जिसका नाम स्पाइरस था उसे पकड़ता है। और जब वो ताबूत को खोलता है तो उसमें एक औरत और एक नवजात बच्चा मिलता है। औरत की मौत हो चुकी थी पर वो बच्चा अभी भी जिंदा था। उन्होंने उसका नाम पर्सियस रखा। उन्होंने पर्सियस को अपने सगे बच्चे की तरह पाला। वहीं पर्सियस को भी पता था कि स्पाइरस उसके सगे पिता नहीं है, पर फिर भी वो स्पाइरस को अपने पिता से भी ज्यादा मानता था। वही वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। इसके बाद कहानी 13 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर्सियस अपने पिता के साथ ही मछुआरों का काम करता है। पर समय अब काफी बदल चुका था। अब इन्हें मछलियां भी नहीं मिल रही थी, जिससे इनकी रोजी रोटी पर भी काफी असर पड़ रहा था। और इसकी वजह स्पाइरस देवताओं को मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि हम मनुष्यों ने देवताओं को नाराज किया है और अब देवता इन बातों का बदला ले रहे हैं। वो देवताओं से काफी नाखुश था और वो भी कहता था कि किसी ना किसी को अब उनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। वहीं अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए एर्गोस की सीमा में चले जाते हैं, जहां ज़्यूस की बहुत बड़ी प्रतिमा होती है। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो वहां बहुत सारे एर्गोस के सिपाही होते हैं, जिन्हें एर्गोस के राजा सेपियस ने आदेश दिया होता है कि ज़्यूस की मूर्ति गिरा दी जाए। वो सिपाही मूर्ति को गिरा देते हैं, पर तभी समुद्र से कई सारी फ्यूरीज निकलते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रतिशोध की 3 देवियों को फ्यूरीज के नाम से जाना जाता है। ये हेडिस और रानी पेरसेफोन की बेटियां हैं, पर इस मूवी में इन्हें चमगादड़ों की तरह दिखाया गया है जो हेडिस के सिपाहियों की तरह है। ये फ्यूरीज बड़े ही बेरहमी से सारे सिपाहियों को मार देती हैं और तभी वहां हेडिस आ जाता है और पर्सियस की नाव को नष्ट कर देता है, जिससे नाव समंदर की गहराइयों में डूबने लगता है। और पर्सियस अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। वो तैरकर खुद को बचा लेता है, पर अपने परिवार की मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उधर माउंट ऑफ ओलिम्पस में, जिसे देवताओं का घर कहा जाता है, ज़्यूस मनुष्यों की ऐसी हरकतों से काफी दुखी और क्रोधित थे। वहीं हेडिस भी उन्हें भड़काता है और कहता है कि उन्हें आपने बनाया एक मकसद से, ताकि उनकी प्रार्थनाएं हमें अमर बना देंगी। तो मैं अब चाहता हूं कि आप उनसे मुझे निपटने दो। वो फिर आपसे प्रार्थना करेंगे, वो फिर डर से कांपते हुए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते हुए आएंगे और हम फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। वहीं ज़्यूस हेडिस की बातों में आ जाते हैं और हाँ कह देते हैं। वहीं इस बात से पोसाइडन भी सहमत थे। ज़्यूस के हाँ कहने पर उनके पुत्र अपोलो उन्हें मना करते हैं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मनुष्यों की हमें जरूरत है। लेकिन ज़्यूस उसे कहते हैं कि हेडिस सही है, हमें उन्हें याद दिलाना ही पड़ेगा कि वो हमारे मोहताज है, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर ऑर्गस के सिपाही पर्सियस को बंदी बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि भेजी गई सेना खत्म हो गई थी और सिर्फ पर्सियस ही बचा था। वो लोग उसे राजा सेपियस के पास ले जाते हैं। वही राजा सेपियस बहुत खुश था और वो अपनी जनता को बताता है कि आज की शाम हमारे सिपाहियों के नाम, जिन्होंने ज़्यूस के मुंह पर थप्पड़ मारा है, मंदिरें जलाई जा रही हैं, मूर्तियां गिराई जा रही हैं, देवता हमारी प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे हैं। और आज शाम सूरज हम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि आज देवताओं का सूरज डूबेगा। अब एक नया युग शुरू हो रहा है, एक युग इंसानों का। वहीं किंग सेपियस की बेटी एंड्रोमेडा इन सब बातों से बहुत दुखी थी। वो कहती है कि हमारे लोग मर रहे हैं और आप देवताओं को भड़का रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो चुप रहेंगे। तभी महारानी कैसियोपिया एंड्रोमेडा से कहती हैं कि तुम क्या चाहती हो कि हम उनके सामने गिड़गिड़ाएं, उनसे प्रार्थना करें? देवताओं को हमारी जरूरत है, ना कि हमें देवताओं की। अब हम ही देवता हैं। और महारानी कैसियोपिया राजकुमारी एंड्रोमेडा की खूबसूरती की तुलना देवी एफ्रोडिटी से कर देती है। तभी वहां हेडिस आ जाता है और पल भर में ही वहां खड़ी सेना को खत्म कर देता है। इसी बीच पर्सियस उसे देख लेता है और गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है।
पर हेडिस अपनी शक्ति से उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वो राजा से कहता है कि तुम हमारे नाखून के मैल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारी हर सांस देवताओं से मिली भीख है, लेकिन तुमने देवताओं का हद से ज्यादा अपमान किया है। हेडिस अपनी शक्ति से उन्हें घुटनों पर ले आता है और महारानी कैसियोपिया की उम्र छीन लेता है, जिससे वो बूढ़ी हो जाती है। तभी गुस्से में पर्सियस फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक लड़की उसे आकर रोकती है और कहती है कि अभी नहीं, सही वक्त आने पर वार करना। उधर हेडिस उन्हें कहता है कि आने वाले 10 दिनों के बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा तब मैं एक क्रैगन का कहर भेजूंगा जो एर्गोस के नामो निशान को मिटा देगा, वरना जिस शहजादी की तुलना तुमने देवताओं से की है उसकी बलि चढ़ाओ। सिर्फ उसका खून ही क्रैकन और ज़्यूस को रोक सकेगा जिसका तुमने अपमान किया है। अपनी सजा चुनो एर्गोस के वासियों, तबाही या बलिदान, ये ज़्यूस का फैसला है। और ऐसा बोलकर हेडिस पर्सियस के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे अपने पिता का फैसला है। और ऐसा बोल के वो गायब हो जाता है और पर्सियस से जानकर हैरान रह जाता है कि वो ज़्यूस का बेटा है। उधर ओलिम्पस में हेरमेस, जो कि देवताओं का दूत होता है, वो ज़्यूस को बताता है कि एर्गोस में एक देव मानव है, आपका बेटा, जिसका नाम है पर्सियस। वो कहता है कि आप चाहेंगे तो हम उसे शरण दे सकते हैं। तभी ज़्यूस कहते हैं कि क्या उसने प्रार्थना की थी? वो लड़का मुझे जानता तक नहीं, वो भी उन्हीं लोगों की तरह है जिसने बगावत की। उधर आर्गोस में सेनापति ड्राको पर्सियस से पूछताछ करता है कि किसने तुम्हें यहाँ भेजा है देवमानव। पर पर्सियस कहता है कि मुझे किसी ने यहाँ पर नहीं भेजा और मैं कोई देवमानव नहीं हूँ। लेकिन ड्राको उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और उसे मारने लगता है। तभी राजा सेफियस आते हैं और पर्सियस से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुम देवमानव हो? अगर तुम सचमुच ज़्यूस के बेटे हो तो तुम हमें बचा सकते हो और तुम्हें हमें बचाना ही होगा। तभी पर्सियस कहता है कि मैं कोई देवमानव नहीं हूँ और मैं आप सबको नहीं बचा सकता। मैं एक मछुआरा हूँ और मेरे परिवार को भी देवता ने मारा है। मैं मछुआरा हूँ, तलवारबाज नहीं। तभी वहां राजकुमारी आ जाती है और कहती है कि मैं बलिदान को तैयार हूँ और पर्सियस को छोड़ दो। मगर वो लोग पर्सियस को कैद खाने में डाल देते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद ड्रैको आता है और पर्सियस को कहता है कि कोई तुमसे मिलने आया है। और हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने पर्सियस को हेडिस पर हमला करने से रोका था। इसका नाम आयो है। पर्सियस उससे कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो? वो कहती है कि मेरा नाम आयो है और मैं बचपन से ही तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। मैंने ही तुम्हें मछुआरों तक पहुंचाया था। तभी वो आयो से पूछता है कि क्या तुम देवी हो? तभी आयो उससे बताती है कि कुछ देवता और कुछ इंसान और हम लोग हैं जो दोनों के बीच हैं। वो बताती हैं कि बहुत बरसों पहले मैंने एक देवता को ठुकराया और इसलिए मुझे अंतहीन जीवन का श्राप मिला। मैं बरसों से अपनों को मरते देख रही हूँ और तुम खुद भी ये दर्द सह चुके हो। तभी वो पूछता है कि क्या सच में मैं ज़्यूस का बेटा हूँ? तभी आयो उसे एक कहानी बताती है। वो कहती है बहुत लंबे समय से इंसान देवताओं के लिए खिलौना रहे हैं। फिर एक आदमी ने बगावत कर दी जिसका नाम एक्रीसियस था। उसने ओलिम्पस पर्वत घेर लिया और देवताओं का जुल्म सहने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि दूसरे देवता एक्रीसियस और उसकी सेना को मिटा देना चाहते थे, पर ज़्यूस को इंसानों से प्यार था, इसीलिए उसने एक्रीसियस को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने राजा एक्रीसियस का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए जहां रानी सो रही थी। ज़्यूस ने रानी से संबंध बनाए और यह देख एक्रीसियस गुस्से से पागल हो गया और ज़्यूस एक बाज के रूप में वहां से गायब हो गए। तभी रानी के पेट में दर्द होने लगा और एक्रीसियस ने रानी और ज़्यूस से पैदा हुए बच्चे का कत्ल का हुक्म दे दिया और वो उन्हें एक ताबूत में बंद कर समंदर के किनारे ले जाते हैं। और एक्रीसियस ज़्यूस को चुनौती देते हुए कहता है कि ना ही ये तुम्हें नापाक शरीर मिलेगा और ना ही ये बच्चा। और तभी ज़्यूस उस पर अपनी शक्ति से बिजली गिराते हैं और उसे एक बीस्ट में बदल देते हैं। फिर एक्रीसियस गुस्से में उस ताबूत को समंदर में फेंक देता है। अभी आयो बताती है कि तुम्हारी माँ मर गई, लेकिन तुम आधे देवता और आधे मानव थे, इसलिए बच गए। मैं उसी दिन से तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। उस दिन के इंतजार में जब तुम देवताओं के जुल्म को खत्म कर दोगे। तुम क्रैकन को मारने के लिए पैदा हुए हो। तभी पर्सियस कहता है कि पता नहीं मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, पर मेरा लक्ष्य क्रैकन को नहीं, हेडिस को मारना है। तभी आयो कहती है कि क्रैकन अगर मारा गया तो हेडिस इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम उस पर घातक हमला कर सकते हो। सिर्फ इसी तरह तुम अपना बदला ले सकोगे। तभी पर्सियस कहता है कि राजा सेफियस से बोलो कि वो मुझे छोड़ दे। वही आयो ड्रैको को बताती है कि क्रैकन को कैसे मारना है, ये हमें सिर्फ स्टीजन की डायने बता सकती हैं। तभी ड्रैको कहता है कि डायने इतनी दूर है कि वहां तक फौज नहीं पहुंच पाएगी, वहां इंसान नहीं पहुंच सकता। तभी वो कहती है कि देवमानव पहुंच सकता है। वही राजा सेफियस के हुक्म से ड्रैको कुछ सिपाही लेकर पर्सियस और आयो के साथ स्टीजन की डायनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हेडिस एक्रीसियस के पास जाता है, जो कि अब कैलेबोस के नाम से जाना जाने लगा था। वो अब अकेला और अज्ञात तरीके से रहता था। तभी हेडिस उससे बताता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, ज़्यूस मेरा भाई। तभी कैलेबोस कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर हेडिस कहता है कि ज़्यूस के पाप और तुम्हारी बीवी से जन्मा बच्चा जिंदा है और उसका नाम पर्सियस है। वो मुझे मिटाने के लिए एर्गोस से चल पड़ा है और तुम्हें उसे मारना होगा।
ज़ेउस को मुझ पे शक ना हो कि मेरी शक्ति बढ़ रही है, और जब तक कि मैं सबसे शक्तिशाली ना बन जाऊं तुम्हें मेरा हथियार बनना होगा। और ऐसा बोलकर हेडिस उसे अपनी शक्ति दे देता है और केलेबोस से कहता है कि तुम पर्सियस को मारो और मैं तुम्हारे लिए ज़ेउस को मारूंगा। इसके बाद केलेबोस पर्सियस की तलाश में वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये लोग अपने सफर पर चल रहे हैं और आयो भी पर्सियस का साथ देने के लिए उसके साथ चल रही है। ड्रैको जंगल में पर्सियस को तलवारबाजी सिखाता है और युद्ध की रणनीतियां भी बताता है। वहीं तलवारबाजी में पर्सियस ड्रैको पर भारी पड़ता है क्योंकि पर्सियस में देवताओं वाली शक्ति थी। वहीं ज़ेउस पर्सियस को एक तलवार तोहफे में दे देते हैं जो उसे जंगल में पड़ी मिलती है। वो बहुत ही चमकदार होती है। तभी ड्रैको कहता है कि ये देवताओं का दिया तोहफा है, इसे कबूल करो। पर वो कहता है कि मैं क्रैकन को मारने के लिए अकेले ही काफी हूँ, मुझे किसी की तोहफे की जरूरत नहीं। वो उस तलवार को ड्रैको को देकर चला जाता है। वहीं जंगल में पर्सियस को कई सारे उड़ने वाले सफेद घोड़े दिखते हैं। तभी वहां एक विशाल उड़ने वाला घोड़ा आता है जिसका नाम पेगासिस था। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासिस पोसाइडन और मेड्यूसा का पुत्र था। पेगासिस का मूल रंग सफेद है पर इस मूवी में हमें इसे काले रंग का दिखाया गया है। तभी वहां आयो आती है जो पर्सियस को बताती है कि यह पेगासिस है और अभी तक इस पर किसी इंसान ने सवारी नहीं की है। वहीं कुछ सिपाही पर्सियस को ढूंढते हुए आते हैं। तभी वहां केलेबोस आ जाता है और उन्हें मार देता है। वहीं उनकी आवाज सुनकर पर्सियस भी वहां आता है। तभी केलेबोस पर्सियस पर हमला कर देता है। वहीं बाकी के लोग भी आ जाते हैं, केलेबोस से युद्ध करने लगते हैं। हेडिस की शक्तियों की वजह से वो सब पर भारी पड़ता है कि तभी ड्रैको उसका हाथ काट देता है और केलेबोस डरकर वहां से भागने लगता है। और जब उसे मारने के लिए सब उसका पीछा करते हैं तब जहां जहां पर उसका खून गिरता है उस खून से बड़े बड़े बिच्छू पैदा हो जाते हैं और उन सब पर हमला करने लगते हैं। उसका कटा हुआ हाथ भी एक बड़े बिच्छू में बदल जाता है। बिच्छू उनके कई सिपाहियों को मार देते हैं लेकिन पर्सियस और ड्रैको उन पर भारी पड़ते हैं। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है जो उन सबको घेर लेती है कि तभी वहां जिन आ जाते हैं जो इन बिच्छुओं को अपने वश में कर लेते हैं और इन सब की जान बच जाती है। जिन काले जादू के महारथी होते हैं और वो सैकड़ों वर्षों तक जीते हैं। तभी पर्सियस पूछता है कि क्या ये हमारे दुश्मन है? तभी ड्रैको कहता है कि यही समझो। तभी पर्सियस कहता है कि ये दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मगर वहीं अचानक से पर्सियस के हाथों में जहां केलेबोस ने काटा था अचानक से उस पर विष फैलने लगता है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं इसके अगले सीन में एरगोस दिखाया जाता है जहां देवता के कहर से डरकर राजकुमारी को क्रैकन को देने को फैसला करते हैं और हेडिस की प्रार्थना करने का भी फैसला करते हैं। इधर राजकुमारी भी ये बात सुन रही होती है और ये बात सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है। वहीं लगातार पर्सियस के शरीर में विष फैल रहा होता है कि तभी वहां जिन आ जाता है और वो उसे अपनी शक्ति से ठीक करने लगता है। तभी ड्रैको और उसके लोग जिन पर हमला कर देते हैं ये सोचकर कि वो पर्सियस को मार रहा है। वहीं जिन इन सब पर भारी पड़ता है और कहता है कि हमें उसका इंतजार है जो देवताओं से उन्हें आजाद कर पाएगा। हम इंसानों के दोस्त नहीं हैं पर पर्सियस की मदद करने के लिए एक साथ हो सकते हैं। तभी पर्सियस आ जाता है और उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब सब मिलकर देवताओं के खिलाफ जंग शुरू करते हैं। सुबह ड्रैको पर्सियस पर गुस्सा करता है और उसे देवताओं का तोहफा इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन पर्सियस उसे मना कर देता है क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह क्रैकन का मुकाबला करना चाहता है। तभी वहां जिन आ जाते हैं जो सारे बिच्छुओं को अपने वश में कर सफर के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द डायनो के पास पहुंच सके। वहीं वो लोग स्टीजिया के बाग में पहुंच जाते हैं जहां क्रैकन ने टाइटन्स को हराया था और ये उन डायनो का घर भी था। वो लोग उन डायनो से मिलते हैं जहां पर्सियस उनसे क्रैकन को मारने का सवाल पूछता है लेकिन वो डायने उन पर हमला करने लगती हैं। तभी पर्सियस उनकी आंखों को खाई में फेंकने लगता है क्योंकि वो तीनों डायने एक ही आंख से देखती थी और वो किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकती थी। वो डायने बताती हैं कि एक ही तरीका है पर तुम्हारे लिए नामुमकिन है। द गॉर्गन मेड्यूसा, उसको देखते ही हर जानदार चीज पत्थर की बन जाती है और उसका कैद खाना स्टाइक्स नदी के पार है, काली दुनिया के किनारे। पर तभी ड्रैको कहता है कि मेड्यूसा को काबू में करना नामुमकिन है। तभी पर्सियस कहता है कि हम उनकी गर्दन काट देंगे। ये बोल पर्सियस उन डायनो की आंखों को उन्हें लौटा देता है और स्टाइक्स नदी की तरफ निकल जाता है। वहीं कुछ जिन उनके साथ नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग मर जाएंगे। वहीं पर्सियस से ज़ेउस मिलने आते हैं। तभी पर्सियस पूछता है कि तुम कौन हो? तभी ज़ेउस कहते हैं कि तुम मुझे बाबा कह सकते हो। वही ज़ेउस उसे मना करते हैं कि वो क्रैकन से दूर रहे, तुम क्रैकन को हरा नहीं सकते। हेडिस तो दूर की बात है, मारे जाओगे और फिर भी एरगोस मिट जाएगा। तभी पर्सियस कहता है कि इतना यकीन है तो क्यों आए हो यहाँ? तभी ज़ेउस कहते हैं कि तुम मेरा खून हो और मेरे बेटे हो, वक्त आ गया है कि तुम स्वर्ग में चलो और देवता की तरह रहो। तभी पर्सियस कहता है कि मैं देवता की जिंदगी से ज्यादा इंसानों की तरह मरना पसंद करूंगा। आपने इंसानों को बनाया पर आप उन्हें नहीं जानते। हम जीते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं अपनों के लिए और हेडिस से कह दो कि मैं आ रहा हूँ। तभी ज़ेउस कहते हैं कि ये एक मौका है, दोबारा नहीं दूंगा। तभी वो उसे एक सोने का सिक्का देते हैं और कहते हैं कि मौत का सफर थोड़ा महंगा है और ऐसा बोल के वो वहां से चले जाते हैं।
और वो शिकारी तभी परसेस से कहते हैं कि हम काली दुनिया से नहीं लड़ सकते, और वो उसे एक ढाल जो कि बिच्छू की कवच से बनी थी उसे देकर वहां से चले जाते हैं। वहीं परसेस बाकी के लोगों से कहता है कि आप लोगों ने डायनो की बात तो सुनी, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करके रहूंगा। मुझे मौका दीजिए, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं था कि वो मेड्यूसा को और क्रैकन को हरा पाएंगे। लेकिन तब भी वो लोग परसेस पर विश्वास करते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो लोग आगे बढ़ते हैं और कैल्बोस भी अपना बदला लेने के लिए उनका पीछा कर रहा है। वो लोग स्टाइक्स नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और कैरोन का इंतजार करते हैं, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार कैरोन एरेबस और एनेक्स का बेटा था, जो मृतकों की आत्माओं को नर्क के द्वार लेकर जाया करता था। तभी जिन परसेस से उनको सोने का सिक्का देने के लिए कहते हैं, उस सिक्के को नदी में फेंकता है। कैरोन आता है और उन्हें अथीना के टेम्पल में लेकर जाता है, जहाँ मेडुसा रहा करती है। तभी एक सिपाही होता है जो पूछता है कि हमें लड़ना किससे है, क्या वो भी एक बीस्ट है। तभी आयो बताती है कि मेडुसा बहुत सुंदर थी, जिस पर पोसाइडन का दिल आ गया था। मेडुसा भागकर अथीना के टेम्पल गई थी कि वो उनकी रक्षा करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पोसाइडन ने उसकी इज्जत लूट ली। मेडुसा देवी से मदद मांगती रही, पर देवी ने सिर्फ घृणा के अलावा कुछ नहीं दिया और शाप दे दिया कि कोई भी मेडुसा के पास ना जाए। उसके बदले उसके सामने कोई भी जानदार चीज जो उससे नजर मिलाएगा वो पत्थर का हो जाएगा। लेकिन आयो कहती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि शाप देते समय अथीना ने मेडुसा को इतनी राहत दी कि वो किसी औरत का नुकसान ना पहुंचा सके। मंदिर में सिर्फ आदमी ही जा सकते हैं, हालांकि आज तक कोई लौटकर नहीं आया। वहीं वो लोग अथीना के मंदिर पहुंच मेडुसा को ढूंढने लगते हैं कि तभी मेडुसा तीर से उन पर हमला कर देती है और बारी बारी से कुछ सिपाहियों को पत्थर का बना देती है। सिर्फ ड्रैको, जिन और परसेस ही बचते हैं और वो रणनीति बनाकर मेडुसा पर हमला करते हैं। जैसे ही मेडुसा परसेस पर हमला करती है, दूसरी ओर से जिन उस पर हमला कर देता है और मेडुसा उसे पकड़कर पत्थर की बनाने की कोशिश करती है। मगर जिन की जादू की वजह से वो मेडुसा की आंखों में देखने के बावजूद भी पत्थर का नहीं बनता। मगर तभी जिन खुद को विस्फोट कर खुद को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से थोड़े पल के लिए मेडुसा कमजोर हो जाती है और इसी दौरान ड्रैको भी उस पर हमला करता है। पर मेडुसा ड्रैको की आंखों में देखकर उसे पत्थर का बनाकर उसे तोड़ देती है और उसी वक्त परसियस अपने ढाल के प्रतिबिंब में उसकी छवि देखकर उस पर अचूक वार करता है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और यहाँ मेडुसा का अंत हो जाता है। वहीं परसेस अकेला मेडुसा के सिर को लेकर के टेंपल से बाहर आता है। वहीं आयो उसे देखकर खुश होती है कि तभी पीछे से कैल्बोस आयो पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। परसेस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है, मगर हेडिस की शक्तियों की वजह से वो बहुत ही ताकतवर है, जिससे वो परसेस पर भारी पड़ता है और वो उसकी तलवार तोड़ देता है और उसे उठाकर फेंक देता है। तभी परसेस को जमीन पर ज़्यूस के द्वारा दी गई तलवार दिखती है और वो उसे उठाकर कैल्बोस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। मरते मरते कैल्बोस उससे कहता है कि तुम देवताओं की तरह मत बनना। इतना कहकर वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। परसेस आयो के पास जाता है और वो कहती है कि तुम जाओ, वक्त नहीं है, ग्रहण शुरू हो चुका है, जाओ वरना देर हो जाएगी और अब आगे का रास्ता सिर्फ तुम्हें ही तय करना है। और ऐसा बोल के वो धुंध में गायब हो जाती है। तभी पेगासस वहां आ जाता है और परसेस उस पर बैठकर एस्गोस की तरफ निकल जाता है। वहीं ग्रहण शुरू हो जाता है और ओलंपस में हेडिस ज़्यूस से क्रैकन को आजाद करने के लिए अनुमति मांगता है और ज़्यूस उसे अनुमति दे देते हैं। वहीं समुद्र की गहराइयों से क्रैकन निकलकर एर्गोस की तरफ बढ़ने लगता है। उधर एर्गोस के लोग अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी एंड्रोमेडा का जबरन पकड़कर क्रैकन को सौंपने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। तभी क्रैकन समुद्र से निकलकर एर्गोस को तबाह करने लगता है और ओलंपस भी कांपने लगता है और हेडिस की शक्तियां भी बढ़ने लगती हैं। तभी हेडिस ज़्यूस से कहता है कि क्रैकन मेरा बच्चा है और वो मेरी शक्ति बढ़ाता है। तभी ज़्यूस उस पर नाराज होते हैं और कहते हैं कि यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। पर तभी हेडिस अपनी शक्तियों से ज़्यूस को रोकता है, जिससे ये पता चलता है कि ज़्यूस से ताकतवर अब हेडिस हो चुका है। तभी हेडिस कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया, काली दुनिया में भेजकर मुझे नफरत में डुबो दिया और खुद यहाँ ऐश करते रहे। तभी ज़्यूस कहते हैं कि हमें इंसानों का प्यार चाहिए। तभी हेडिस कहता है कि नहीं, मुझे नहीं, सिर्फ आपको चाहिए, क्योंकि मैं जीता हूं उनके डर पे। आपकी हुकूमत अब खत्म हुई। तभी ज़्यूस कहते हैं कि एर्गोस में अभी भी एक देवमानव है, पर्सियस। तभी हेडिस पर्सियस को रोकने के लिए एर्गोस जाता है। तभी ज़्यूस को अपने किए पर पछतावा होता है। वहीं पर्सियस भी एर्गोस पहुंच जाता है। तभी हेडिस उसे रोकने के लिए फ्यूरिस को भेजता है और फ्यूरिस उसके हाथों से मेडुसा का सिर लेकर भागने लगते हैं। वहीं पर्सियस मेडुसा के सिर को पाने के लिए फ्यूरिस के पीछे भागता है। उधर क्रैकन भी पूरी तरह से पानी से बाहर निकल जाता है और एर्गोस को तबाह करने लगता है। तभी फ्यूरिस से झपट कर पर्सियस मेडुसा का सिर छीन लेता है।
और जैसे ही क्रैकन एंड्रोमेडा को खाने के लिए जाता है, पर्सियस उसकी आंखों के सामने मेड्यूसा का सिर रख देता है और वहीं क्रैकन की नजर मेड्यूसा की आंखों पर चली जाती है और क्रैकन भी पत्थर में बदलने लगता है। वहीं पर्सियस को रोकने के लिए एक व्यक्ति उस पर हमला करता है, तभी राजा उसे रोकने लगता है, मगर वो राजा को ही मार देता है। तभी क्रैकन टूटकर बिखरने लगता है और उसके टुकड़ों से दबकर राजा की मौत हो जाती है। वहीं पर्सियस मेडुसा के सिर को समंदर में फेंक देता है। तभी हेडिस पर्सियस को मारने के लिए सामने आ जाता है, मगर पर्सियस ज़्यूस की दी हुई तलवार से हेडिस पर हमला करता है और हेडिस को पाताल लोक में कैद कर देता है। वहीं राजकुमारी की जान भी बच जाती है। राजकुमारी पर्सियस को आर्गोस का राजा बनने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि आप एक अच्छी रानी बनेंगी, और ऐसा बोलकर वो पेगासस पर बैठकर वहां से चला जाता है। वहीं इसके बाद के सीन में हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहां ज़्यूस की बहुत बड़ी प्रतिमा गिराई गई थी। वहीं पर्सियस के परिवार को हेडिस ने खत्म किया था। पर्सियस वहां पर उन्हें याद कर रहा होता है। तभी ज़्यूस वहां आते हैं और कहते हैं, ओलिम्पस तुम्हारे एहसान का कर्जदार है और मैं भी। तभी पर्सियस कहता है कि हेडिस बच गया, मैंने उन्हें वापस काली दुनिया में भेज दिया। तभी ज़्यूस कहते हैं कि वो मौके के इंतजार में है कि कब इंसान कमजोर हो और वो उनकी कमजोरी से शक्तिशाली बने, क्योंकि हेडिस को मौका देना इंसानों के हाथ में है और वो हमेशा से था। लेकिन अब दुनिया जानती है कि एक आदमी है जो उसे रोक सकता है। ज़्यूस उससे कहते हैं कि तुम भले देवता ना बनना चाहो, पर तुम्हारे कारनामों के कारण लोग तुम्हें पूजेंगे पर्सियस। वो कहते हैं कि अगर तुम इंसान ही बनकर जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं रखूंगा, क्योंकि आखिर तुम ज़्यूस के बेटे हो। और वो ऐसा बोलकर वहां से चले जाते हैं। पर्सियस को आयो वापस मिल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अगले पार्ट में, जिसका नाम है रैथ ऑफ द टाइटंस। ये फिल्म क्लैश ऑफ द टाइटंस की आगे की कहानी है। फिल्म की शुरुआत होती है और हम पर्सियस को देखते हैं जो क्रैकन को हराने के बाद एक आम इंसानों की तरह जिंदगी जी रहा है। वहीं 10 की मौत हो गई थी, पर तब भी उसने किसी भी देवता से मदद नहीं मांगी। वो अपने बच्चे हीलियस के साथ एक आम मछुआरों की जिंदगी जी रहा है। वहीं एक रात ज़्यूस उससे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक आफत आने वाली है और उसका असर हम सब पर होगा। इंसानों ने हमें पूजना बंद कर दिया है और पूजा के बगैर देवताओं की शक्तियां घट जाती हैं, और जब हमारी शक्तियां घट जाती हैं तो हमारी रचनाएं मिटने लगती हैं, हर एक रचना। तभी पर्सियस कहता है कि इसका मतलब टार्टरस की दीवारें गिर रही हैं, जिस पर ज़्यूस कहते हैं कि हाँ, वहां कैद सारे राक्षस धरती पर आ रहे हैं और कुछ तो आ भी गए हैं, और अगर अब भी हमारी शक्ति घटी तो हम देवता मरने लगेंगे और मेरे पिता क्रोनोस आजाद हो जाएंगे और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर ही हमें उसका मुकाबला करना होगा, तब जाके हमारी सारी शक्तियां काम करेंगी। लेकिन पर्सियस उनसे कहता है कि मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता और वो ज़्यूस को मना कर देता है। ज़्यूस वहां से चले जाते हैं। वहीं टार्टरस, जिसे आसान शब्दों में पाताल लोक भी कहा जाता है, ज़्यूस अपने बेटे एरिस, जो युद्ध का देवता है, और अपने भाई पोसाइडन के साथ हेडिस से मदद मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि पाताल लोक का राजा हेडिस ही है। वहीं एरिस ज़्यूस से पूछता है कि मेरा भाई पर्सियस कहाँ है। तभी ज़्यूस कहते हैं कि वो अभी मछली पकड़ने गया है, जिस पर एरिस कहता है कि ज़रूरत के समय पर वो मछली पकड़ने गया है। इससे ये पता चलता है कि एरिस पर्सियस से ईर्ष्या रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यूस उसे नहीं, पर्सियस से ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़्यूस हेडिस से मिलते हैं और टार्टरस की दीवारों को मजबूत करने की इजाजत मांगते हैं, जिस पर हेडिस कहता है कि जिसने अपनी खुदगर्जी के लिए मुझे हमेशा के लिए पाताल लोक में भेज दिया और वो आज मुझसे इंसाफ मांग रहा है। तभी ज़्यूस कहते हैं कि मेरे भाई, हमें बीती बातों को भुलाकर एक होना चाहिए। तभी हेडिस कहता है कि मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। तभी ज़्यूस और पोसाइडन पर मकाई हमला कर देते हैं और इस हमले में पोसाइडन घायल हो जाते हैं। दरअसल ये हमला खुद हेडिस ने ही करवाया था, ज़्यूस से बदला लेने के लिए। तभी हम देखते हैं एरिस भी ज़्यूस पर हमला कर देता है और ज़्यूस ये देखकर हैरान रह जाते हैं। एरिस ज़्यूस पर लगातार हमला कर देता है। ज़्यूस बेहोश हो जाते हैं और एरिस ज़्यूस के वज्र यानी कि थंडरबोल्ट को छीन लेता है। वहीं टार्टरस से कई राक्षस निकलते हैं और एक काइमेरा नामक शैतान पाताल से निकल गाँव की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर्सियस रहता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार काइमेरा राक्षस टफॉन और एकिंडा की संतानें हैं, जो कई जानवरों के हिस्सों से बनी है, और ये एक महिला प्राणी थी। काइमेरा को देख पर्सियस उसका पीछा करता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। वहीं काइमेरा शहर के लोगों पर हमला कर देती है। तभी पर्सियस लोगों की जान बचाने के लिए काइमेरा पर हमला कर उसे मार डालता है। पर पर्सियस थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और वो अपने उपचार के लिए काइड नाम की औरत के पास जाता है, जो पर्सियस से कहती है कि दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है और तुम जानते ही हो क्योंकि तुम एक देवता के बेटे हो। तभी पर्सियस कहता है मेरे बेटे को एक बाप चाहिए और मैंने आयु से वादा किया था कि कभी भी हीलियस को तलवार नहीं थमाऊंगा और उसके साथ एक आम मछुआरे की तरह रहूंगा। तभी काइड कहती है कि आम हालातों में ये एक अच्छी बात है, पर अगर तुम्हारे पास शक्ति है
तो उसके साथ साथ फर्ज भी है। दूसरी तरफ पर्सियस हीलियस के साथ माउंट ऑफ आइडल्स में जाता है अपने पिता ज़्यूस से बात करने के लिए। माउंट ऑफ आइडल्स को स्वर्ग का सबसे करीब स्थान के रूप में माना जाता है और इस जगह लोग देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं पर्सियस अपने पिता ज़्यूस की प्रार्थना कर उन्हें बुलाता है, पर वहां पोसाइडन आते हैं और वो काफी जख्मी होते हैं। तभी पर्सियस पूछता है कि आपको क्या हुआ, जिस पर पोसाइडन उसे बताते हैं कि हेडिस और एरिस क्रोनोस के साथ हो गए हैं और मनुष्यों के खिलाफ हो गए हैं, देवता गायब हो चुके हैं। तभी पर्सियस पूछता है मेरे पिताजी कहाँ हैं। पोसाइडन बताते हैं कि उन्हें पाताल नगरी में कैद कर लिया गया है और इस ब्रह्मांड में तुमसे ही उम्मीद बची है, वरना कयामत आ जाएगी। तभी पर्सियस पूछता है कि मैं उन्हें कैसे बचाऊं, मैं सिर्फ आधा देवता हूं। जिस पर पोसाइडन कहते हैं कि तुम्हें दूसरा आधा देवता ढूंढना होगा। एगेनोर वो मेरा बेटा है और वो रानी एंड्रोमेडा के यहाँ कैद है। उससे कहना कि वो तुम्हें हेफेस्टिस तक ले जाए, जो टार्टस तक का रास्ता जानता है। पोसाइडन पर्सियस को अपना त्रिशूल दे देते हैं और कहते हैं कि लो इसे इस्तेमाल करो और अगर मेरा बेटा इसके लायक हो तो उसे दे देना। और ऐसा बोल के वो राख में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पोसाइडन का अंत हो जाता है। उधर पाताल में हेडिस और एरिस ज़्यूस को कैद कर बताते हैं कि हमारे पिता ने एक प्रस्ताव भेजा है, अगर हमने उन्हें टार्टरस से निकलने में उनकी मदद तो वो हम कुछ देवताओं को हमेशा के लिए अमर रहने देंगे। तभी ज़्यूस कहते हैं कि तुम भूल रहे हो कि पिताजी ने हमें मारने की कोशिश की थी। ज़्यूस पूछते हैं कि एक बात बताओ, हमें हमारे जीवन देने के बदले में पिताजी हमसे क्या चाहते हैं। जिस पर हेडिस कहता है कि हमने उन्हें तुम्हारी बची हुई कुछ शक्तियों को देने का प्रस्ताव दिया है ताकि वो टार्टरस से आजाद हो सके। ज़्यूस इस बात से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उधर पर्सियस पेगासस पर बैठकर एर्गोस की तरफ निकल पड़ता है और रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है। पर्सियस रानी से एगेनोर से मिलने के लिए कहता है। वही एगेनोर से पर्सियस मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, मैं ज़्यूस का बेटा हूँ, मेरा नाम पर्सियस है, मैं आधा देवता हूँ और तुम्हारी तरह से ठुकराया हुआ भी। तभी एगेनोर कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पिताजी ने भेजा है तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। पर्सियस कहता है कि तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं। जिस पर एगेनोर कहता है कि देवता नहीं मरते हैं। पर्सियस कहता है कि अब मरते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम मुझे हेफेस्टिस तक लेकर जा सकते हो। तभी एगेनोर उसकी बात मान जाता है और मदद करने को तैयार हो जाता है। वो रानी एंड्रोमेडा से एक तेज चलने वाला बोर्ड मांगता है क्योंकि हेफेस्टिस 7 समंदर पार रहता था। अगले सीन में पर्सियस, एगेनोर और एंड्रोमेडा कुछ सिपाहियों के साथ हेफेस्टिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एंड्रोमेडा पूछती है कि हमें किससे मिलना है और कहाँ जाना है। पर्सियस बताता है कि हेफेस्टिस एक देवता है जिन्होंने हेडिस का पिचफोर्क और पोसाइडन का ट्राइडेंट और ज़्यूस का थंडरबोल्ट बनाया था और इन तीनों से मिलकर बनता है शक्तिशाली स्पेयर ऑफ ट्रियम। इसी से देवताओं ने क्रोनोस को हराया था और हेफेस्टिस कैल नाम के टापू पर रहते हैं जो आज तक किसी को नहीं मिला। तभी एगेनोर पर्सियस से अपने पिता का ट्राइडेंट मांगता है और वो उस त्रिशूल के सहारे केल टापू की तरफ निकल पड़ता है। वहीं वो लोग केल टापू पहुंच जाते हैं और हेफेस्टिस को ढूंढने लगते हैं। वहीं वहां कई सारे जाल बिछे होते हैं। तभी एगेनोर जाल में फंस जाता है और तभी किसी जीव की दहाड़ने की आवाज आती है और वो फंसे एगेनोर को रस्सी से खींच लेता है। तभी पर्सियस उस दिशा में भागता है और बाकी लोगों की तरफ एक साइक्लोप्स आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। साइक्लोप्स एक आंख वाले बड़े दानव होते हैं और वो बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। उधर पर्सियस पर भी एक साइक्लोप्स हमला कर देता है। उधर रानी एंड्रोमेडा और एक सिपाही जिसका नाम कोरिना है साइक्लोप्स से डरकर छुप जाते हैं और तभी कोरिना एरिस की प्रार्थना कर देती है और दूसरी तरफ पर्सियस साइक्लोप्स का मुकाबला करता है और एक तलवार से उस पर हमला करता है, जिसकी चीख सुनकर दूसरा साइक्लोप्स भी उसी तरफ आ जाता है। वहीं पर्सियस उन्हीं की जाल से उन पर हमला करता है जिससे उस साइक्लोप्स पर एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही पर्सियस उसे मारने ही वाला होता है कि 2 साइक्लोप्स और आ जाते हैं जिनमें से एक के हाथ में एगेनोर होता है और तभी उनमें से एक साइक्लोप्स पोसाइडन का ट्राइडेंट देख दूसरे को भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है क्योंकि इन्हीं साइक्लोप्स ने देवताओं की हथियार बनाने में हेफेस्टिस की मदद की थी। दूसरी तरफ पाताल लोक में क्रोनोस ज़्यूस की शक्तियों को लेकर के और ताकतवर होता जा रहा है और ज़्यूस बूढ़े होते जा रहे हैं। वहीं साइक्लोप्स खुद उन्हें हेफेस्टिस तक लेकर जाते हैं। वो लोग हेफेस्टिस से मिलते हैं और हेफेस्टिस उन्हें पहचान लेता है कि वो देवता के बेटे हैं। वहीं पर्सियस हेफेस्टिस को सारी बात बताता है और मदद मांगता है। तभी रानी एंड्रोमेडा भी उनसे मदद मांगती है, प्रार्थना करती है। तभी हेफेस्टिस कहता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी पत्नी एफ्रोडिटी की तरह है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बताते हैं कि अगर ज़्यूस टार्टरस में कैद है तो उन्हें बीचों बीच रखा गया होगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा उनकी जिंदगी का रस निचोड़ जाने में। जब मैंने टार्टरस का नक्शा बनाया था तब मैंने गुप्त रास्ता रखा था और कैद खाना भी मैंने ही बनाया था और कोई टार्टरस से भाग न सके इसके लिए मैंने बाहर से अंदर की तरफ बनाया था और काम खत्म होते ही मैं बाहर आ सकूं इसके लिए एक रास्ता छोड़ता गया। सिर्फ वही भूल भलैया रास्ता है जिससे इंसान पाताल लोक से होता हुआ टार्टरस में पहुंच सकता है।
फिर दिखाया जाता है कि पर्सियस और बाकी के लोग भी हेफेस्टिस के साथ टार्टस की भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं कि तभी वहां एरिस आ जाता है, क्योंकि कोरिना नाम की एक सिपाही ने उसकी प्रार्थना कर दी थी, जिससे उसे उनका पता चल गया था। एरिस सबको मारना शुरू कर देता है कि तभी हेफेस्टिस द्वार खोल देते हैं। वहीं पर्सियस और एंड्रोमेडा एरिस से युद्ध करते हैं, पर वो सब पर भारी पड़ता है। तभी हेफेस्टिस एरिस को रोकते हैं और एंड्रोमेडा, पर्सियस और एजेनोर उसके अंदर चले जाते हैं और द्वार बंद हो जाता है। वहीं एरिस हेफेस्टिस को मार डालता है। ये लोग टार्टस की तरफ बढ़ने लगते हैं। टार्टस एक भूल भुलैया की तरह है और वहां के द्वार अपने आप जगह बदलते रहते हैं। वो लोग ढूंढते ढूंढते गलती से अलग अलग हो जाते हैं और इधर पर्सियस भी अकेला हो जाता है कि तभी उस पर एक माइनोटोर हमला कर देता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार माइनोटोर काफी बड़े आकार का और ताकतवर राक्षस था। यह आधा मानव और आधा बैल था और इसका असली नाम स्टीरियन था। पर्सियस माइनोटोर से युद्ध करता है और उसे मार डालता है। कुछ देर बाद पर्सियस पहुंच जाता है टार्टरस। तभी वहां पर एंड्रोमेडा और एजेनोर भी आ जाते हैं। वहीं ज़्यूस हेडिस से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पाताल लोक भेज दिया था। तभी हेडिस पूछते हैं कि क्या तुम पूछ रहे हो, जिस पर ज़्यूस कहते हैं क्योंकि मैंने इसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने जो भी गलतियां की उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे रिहा कर दो भाई। तभी हेडिस पर एरिस हमला कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बुजदिली पे शर्म आती है, और वो हेडिस को ज़्यूस के वज्र थंडरबोल्ट से मारने की कोशिश करता है कि तभी ज़्यूस अपनी शक्तियों से उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी हेडिस को भी ज़्यूस पर विश्वास हो जाता है और उधर क्रोनोस भी पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाता है। हेडिस एरिस से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां पर्सियस, एजेनोर और एंड्रोमेडा भी आ जाते हैं और पर्सियस ज़्यूस को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी ज़्यूस कहते हैं कि पर्सियस अपने अंदर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो, और वो एक बार फिर से ज़्यूस को आजाद कर देता है। तभी क्रोनोर और एरिस उन पर हमला करते हैं और उसी वक्त एरिस को हेडिस रोकते हैं और वो लोग ज़्यूस को ले जाने लगते हैं। तभी एरिस ज़्यूस के ही वज्र से उन पर हमला कर देता है और ज़्यूस घायल हो जाते हैं। तभी ज़्यूस पोसाइडन और हेडिस के वज्रों को जोड़ते हैं और वो लोग टार्टस से निकल जाते हैं। ये लोग टार्टस से निकलकर एर्गोस की युद्ध स्थल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। उधर एंड्रोमेडा की सेना युद्ध को तैयार खड़ी होती है। वो लोग ज़्यूस को एक तंबू में लेकर आते हैं, जहाँ ज़्यूस पर्सियस से कहते हैं कि क्रोनोस मुझे मारने आएगा तो मुझ में उन्हें रोकने की शक्ति नहीं है। मैं ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए सुरक्षित करना चाहता था, पर मैं नहीं कर सका। जिस पर पर्सियस कहता है कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। तभी ज़्यूस पूछते हैं कि तुमने मुझे टार्टरस से निकाला और मेरी जान बचाई, ये सब कैसे कर पाए? जिस पर पर्सियस कहता है बस सोचता रहा कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। ज़्यूस बताते हैं कि बस उसी भावना का इस्तेमाल करो, और हाँ, केवल स्पेयर ऑफ ट्रियम ही क्रोनोस को हरा सकता है, और वो हाथ जो स्पेयर ऑफ ट्रियम को उठाए वो हाथ तुम्हारा होना चाहिए। पर्सियस एंड्रोमेडा से कहता है कि स्पेयर ऑफ ट्रियम के हमारे पास 2 ही हिस्से हैं, पोसाइडन का ट्राइडेंट और हेडिस का पिक फोक, और हमें सिर्फ ज़्यूस का थंडरबोल्ट चाहिए जो इस वक्त एरिस के पास है। तभी पर्सियस एरिस से प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरे भाई, तुम मुझे देवताओं के मंदिर में मिलो। तुमने कहा था कि हम बराबरी के नहीं, तो आओ साबित करो कि तुम सही हो। पिताजी को दिखाओ कि तुम सही हो। और ऐसा बोल के एंड्रोमेडा से कहता है कि मेरे लौटने तक क्रोनोस को रोके रखना। और वो ऐसा बोल के पेगासस पर बैठकर देवताओं के मंदिर चला जाता है। वहीं उनके सामने ज्वालामुखी में एक जोरदार विस्फोट होता है और उसमें से कई सारे बकाए निकलकर उनसे युद्ध करना शुरू कर देते हैं। उधर एजेनोर भी इनसे युद्ध करता है। पर्सियस देवताओं के मंदिर पहुंच एरिस से मिलता है। वहां एरिस पर्सियस के बेटे हीलियस के साथ होता है। तभी पर्सियस उससे कहता है कि उसे कुछ भी मत करना, जिस पर एरिस कहता है कि इसे कुछ नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि ये देखे कि अगर कोई तुम्हारे पिता को तुमसे छीन ले, तुम्हारे सामने मार डाले तो कैसा लगता है। और ऐसा बोल के दोनों आपस में युद्ध करने लगते हैं। एरिस पर्सियस पर भारी पड़ता है, उसे बुरी तरह से मारने लगता है, पर पर्सियस सच के साथ था, इसलिए वो एरिस पर भारी पड़ता है और ज़्यूस के वज्र थंडरबोल्ट को एरिस के सीने में डाल देता है, जिससे एरिस का अंत हो जाता है। पर्सियस तीनों वज्रों को जोड़कर स्पेयर ऑफ ट्रियम को लेकर के युद्ध स्थल की तरफ निकल जाता है। वही युद्ध स्थल पर हेडिस ज़्यूस के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई, मैंने आपको माफ किया, और वो अपनी शक्ति से ज़्यूस को वापस सही कर देते हैं। तभी हेडिस कहते हैं कि उम्र 10,000 साल कम लग रही है, जिस पर ज़्यूस कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हेडिस कहते हैं कि मौत सर पर मंडरा रही है। वो आखिरी बार था जब मुझ में उन्हें रोकने की शक्ति थी, पर क्या अब हम उनसे लड़ पाएंगे, उन्हें रोक पाएंगे? क्या वो शक्ति हमारे अंदर है कि क्रोनोस का मुकाबला करें? तभी ज़्यूस कहते हैं कि खत्म करते हैं इस किस्से को, हमारे पास हथियार होने से पहले सारी शक्तियां थी, चलो हम उनके साथ 2-2 हाथ करते हैं। वही ज़्यूस और हेडिस युद्ध करने लगते हैं और अपनी शक्तियों से कई सारे मकाई को बड़ी आसानी से मार डालते हैं। तभी एक बड़ा विस्फोट होता है और क्रोनोस आता है।
ज़्यूस और हेडीज क्रोनोस से मुकाबला करते हैं, पर वो उन्हें रोक नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है और क्रोनोस भी उन पर लगातार वार करता है। तभी वहां पर्सियस स्फीयर ऑफ फ्रीडम को लेके आ जाता है और क्रोनोस के पास जाने लगता है। वहीं ज़्यूस उसे देख लेते हैं कि पर्सियस भी आ चुका है और वो हेडीज से कहते हैं कि हम एक साथ वार करते हैं, पर उनके वार से क्रोनोस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक शक्तिशाली वार करता है जिससे हेडीज को बचाते हुए ज़्यूस एक बार फिर से घायल हो जाते हैं। तभी पर्सियस क्रोनोस के मुंह में चला जाता है और उस ब्रह्मास्त्र से क्रोनोस पर वार कर देता है और एक बड़े विस्फोट के साथ क्रोनोस का अंत हो जाता है और इसके बाद सेना भी जश्न मनाने लगती है जीत का। तभी पर्सियस आता है और हेडीज कहते हैं कि पर्सियस तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़्यूस पर्सियस से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें ताकत दी जैसे कि तुमने मुझे दी। तभी पर्सियस कहता है कि शायद हेडीज आपको ठीक कर सके, पर ज़्यूस कहते हैं कि वो मुझे पहले ही आखिरी जीवन दान दे चुका है। ज़्यूस कहते हैं कि अब किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, कोई देवता नहीं होगा, अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना पर्सियस, शुक्रिया मेरे बेटे। और ऐसा बोल के वो भी राख में मिल जाते हैं और इस तरह से एक महान देवता ज़्यूस का भी अंत हो जाता है। तभी हेडीज कहते हैं कि मेरी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, पर कौन जाने कि मैं उनके बगैर ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। और ऐसा बोल के वो भी वहां से चले जाते हैं। वहीं हेलियस पर्सियस को कहता है कि बाबा अब हम घर चले, घर की बहुत याद आ रही है, हम साथ साथ बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे। जिस पर पर्सियस कहता है कि अब हम घर नहीं जा सकते मेरे बेटे। और पर्सियस उसे अपनी तलवार देता है और कहता है कि तुम हेलियस हो, पर्सियस के बेटे, महान ज़्यूस के पोते, संभालो इसे, क्या इसे संभाल पाओगे? जिस पर हेलियस कहता है कि हाँ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल एक्सप्लेनिंग साइट को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।